Hello students and welcome back to my channel that is Biology on your fingertips। आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस चैप्टर के अराउंड हमारी लाइफ चल रही है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ क्लास 11th इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर के ही सराउंडिंग्स में हमारी लाइफ जो है वो इर्द गिर्द घूमती है। मैं एक बहुत छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्सटर्नली जो टेंशन आप बियर करते हो, हर चीज का टेंशन है स्टूडेंट लाइफ में। सबसे इंपॉर्टेंट टेंशन तो यही है कि अच्छे मार्क्स कैसे मिले। तो एक्सटर्नल एक टेंशन भरा माहौल है, फैमिली में भी टेंशन है, फ्रेंड्स में भी टेंशन है एंड पर्सनल लाइफ में भी टेंशन है। उस एक्सटर्नल टेंशन के अलावा इंटरनली भी बॉडी में बहुत सारी टेंशन्स हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, इंटरनली भी बहुत सारी टेंशन्स हैं। और वो टेंशन्स डेवलप कौन करता है? आप खुद। सपोज आपका वाटर इनटेक कम है, विंटर्स में एंड समर्स में ये कंडीशन बहुत वेरी करती है। आपका डाइटरी इनटेक कम है, स्टिल आपकी बॉडी बहुत स्मार्टली एक्ट करती है एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखती है। कोऑर्डिनेशन किस चीज का रखती है? फॉर एग्जांपल, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। इन केस ऑफ फास्टिंग, अगर आप फास्ट पे हो यानी आप पूरा दिन कुछ नहीं खाने वाले, तो फास्टिंग कंडीशन में क्या होता है? फास्टिंग कंडीशन में जो प्रोसेस आपकी बॉडी करती है उसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करती है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करती है टू लिबरेट और टू गिव यू मोर एंड मोर एनर्जी। ये प्रोसेस कौन रेगुलेट करता है? सोचा है आपने? इंटरनली इतना बड़ा टेंशन है कि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं आ रही है, स्टिल आपकी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाता है बाय द प्रोसेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नंबर 2, फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी में इंटरनली रेस्पिरेशन का रेट बढ़ना है। रेस्पिरेशन का रेट क्यों बढ़ना है? सपोज किसी बात से आप डर जाते हो या कोई फोबिया हो जाता है या सडनली आपको रन करना पड़ता है ड्यू टू एनी इंस्टेंस। मान लीजिए कि आप जा रहे हो घर की तरफ और सडनली एक डॉग आप पे बार्क करने लगे। उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हो, आपकी मसल एक्टिविटी बढ़ जाती है, आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। ये सारी चीजें कौन रेगुलेट करता है? सोचिए, ऐसी चीजें हैं जहां पे सब कुछ इंटरनली मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, सेल की रिक्वायरमेंट्स जो है वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पा रही बिकॉज आपका डाइट पैटर्न वैसा नहीं है। तो वो फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, वो लिबरेशन ऑफ मिनरल्स, वो सप्लाई ऑफ मिनरल फ्रॉम सेल टू सेल, ये कौन करता है? ये सारी चीजें मिलके एक यूनिट परफॉर्म करती है, एक सिस्टम परफॉर्म करता है जिसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। बात बहुत ध्यान से समझनी है आपको, यानी पूरा जो चैप्टर है वो न्यूरल कंट्रोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड है। प्रॉपर फंक्शनिंग पूरी बॉडी की, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है, बॉडी से वेस्ट का भी रिमूवल होता जा रहा है। ये सब चीज कौन रेगुलेट करता है? ये सब कुछ भी हमारा न्यूरल कंट्रोल यानी नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है कि ये कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये कोऑर्डिनेशन, ये क्यों हम इस चीज पे आज डिस्कस कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? न्यूरल कंट्रोल का मतलब तो एक सीधी सी बात आपको समझ में आ रही होगी कि एक्सटर्नल एक्टिविटीज हो या इंटरनल एक्टिविटीज हो, इसको रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। वो सिस्टम जिसमें काफी सारे कंपोनेंट्स मिलके एक फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। बात बहुत ध्यान से समझिएगा,
यानी अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, अगर मैं स्कूल की बात करूं, आप लोग स्कूल जाते हो या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हो या कॉलेज जाते हो, तो वहां पे क्या है? वहां पे एक डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझ रहे होंगे आप, मतलब आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनका वर्क डिफरेंट है। आपके वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल का वर्क डिफरेंट है। आपके एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का वर्क डिफरेंट है। आपके रिसेप्शन एरिया का वर्क डिफरेंट है। तो ये जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है, वो सिर्फ एक चीज को रेगुलेट करने के लिए बना हुआ है, एक चीज को कंट्रोल करने के लिए बना हुआ है। वो है द प्रॉपर सिस्टम ऑफ लर्निंग, एंड दैट लर्निंग इज डन बाय यू, मीन्स बाय द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को प्रॉपर एजुकेशन मिल सके, प्रॉपर लर्निंग मिल सके, इसके लिए एक सिस्टम बना है। सिमिलरली बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक सिस्टम प्रॉपर फंक्शन कर सके, इसके लिए भी एक सिस्टम बना है। सिस्टम क्या करता है? हर एक सिस्टम को, यानी जितने भी इंटरनली फिजियोलॉजिकल सिस्टम आप पढ़ोगे, अभी इससे पहले भी आपने सर्कुलेटरी सिस्टम देखा होगा, मैं वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, एंड सो ऑन, ये सारा फंक्शन परफॉर्म तो बॉडी करती है, बट विद द रेगुलेशन बाय योर ब्रेन। अब आप समझिएगा इस चीज को बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ। सपोज आप अपने कॉलेज से, अपने स्कूल से, या अपनी कोचिंग से, अपनी कॉलोनी में आप अपने घर की तरफ जा रहे हो, एंड सडनली एक डॉग आप पे बार्क कर रहा है, डॉग आप पे भौंक रहा है, और वो आपको बाइट करने की कोशिश में है। आपकी बॉडी तुरंत एक एक्शन परफॉर्म करती है। करती क्या है आपकी बॉडी? ये वो सिस्टम है जो एक्शन परफॉर्म करने से पहले आपकी परमिशन नहीं लेता। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ इसलिए क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑल्सो ये आपकी परमिशन नहीं लेगा। तो डॉग अगर आप पे बात कर रहा था, उस टाइम पे होगा क्या? आपकी मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है, और आपको इंडिकेट करती है दैट यू हैव टू रन। आप भागना स्टार्ट करते हो, आपकी मसल्स एक्टिविटी बढ़ी हुई है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ा है ताकि मोर एंड मोर ऑक्सीजन अकोमोडेट हो सके। ये सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम है जो इस चीज को रेगुलेट करता है। अब आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ आपको लेके जा रहा हूं। यानी अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूं, तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था जो एक्सटर्नल फियर का था। इंटरनली भी आप देखते हैं बहुत सारी कंडीशंस में, लाइक अगर आपको फास्ट पे है, आप फास्टिंग पे हैं आप, या फुल डे आप कुछ नहीं खा रहे हो, उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे ये होता है कि आपकी बॉडी जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक करती है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मैं इसी की बात कर रहा था कि उस फास्टिंग के केस में जो ग्लाइकोजन ब्रेक होगा, इसको भी रेगुलेट कौन करेगा? हमारा नर्वस सिस्टम। और ग्लाइकोजन ब्रेक होगा, और ग्लाइकोजन ब्रेक होने के बाद बॉडी में क्या होगा? ग्लाइकोजन ग्लूकोज का ही स्टोरेज है, यानी ग्लूकोज अगेन लिबरेट होगा, और आपकी बॉडी में ग्लूकोज इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये चीज आपको रेगुलेट करके कौन देगा? नर्वस सिस्टम। सपोज आपकी बॉडी में शुगर का इंटेक बढ़ रहा है, शुगर का इंटेक बढ़ता है तो होता क्या है? शुगर के इंटेक बढ़ने के बाद आपकी बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है ताकि उस एक्सेस ग्लूकोज को रेगुलेट कर सके, एंड उस एक्सेस ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए भी एक हार्मोन सीक्रेट होता है बाय द बॉडी विच इज इंसुलिन, एंड उसके लिए भी एक सिस्टम बना हुआ है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही है। मैं बार बार समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, चाहे वो बार्किंग ऑफ डॉग पे आपकी रनिंग हो जिससे आपकी मस्कुलर एक्टिविटी एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा, या इंटरनली आपकी फास्टिंग की कंडीशन में ग्लाइकोजिनोलाइसिस वाली कंडीशन हो, या इन केस ऑफ एक्सेस शुगर, अगर शुगर बढ़ रहा है और उस कंडीशन में इंसुलिन का लिबरेशन हो या इंसुलिन का सिक्रीशन हो, ये सब कुछ रेगुलेट कौन करता है?
इस सब चीज को, इन सारे प्रोसेस को सिस्टमैटिक कौन लेके चलता है, हम इस बारे में ही इस चैप्टर को समझने वाले हैं। यानी इस चैप्टर में बहुत कुछ है जानने के लिए, बट इस चैप्टर को इजीली स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझिएगा तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। ओके, तो अब इस चैप्टर में हम लोग एक बेसिक यूनिट लेके चलेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे कि आफ्टर ऑल ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो कोऑर्डिनेशन है एंड जो कंट्रोलिंग है वो टू सिस्टम से है, एंड वो जो टू सिस्टम्स हैं बॉडी के, वो कैसे फंक्शन करते हैं, पहले मैं बेसिक चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम एक एक सिस्टम को इंडिविजुअली समझेंगे। तो इस पूरे कोऑर्डिनेशन में जो दो सिस्टम इन्वॉल्व है, इसमें फर्स्ट है आपका न्यूरल सिस्टम जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ओके, और जो सेकंड सिस्टम है वो एंडोक्राइन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस चैप्टर की भी आप बात ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज को समझने की कोशिश करें कि पूरी बॉडी का रेगुलेशन, पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन इन दो सिस्टम पे बेस्ड है। अगर मैं इन दो सिस्टम के बिल्कुल बेसिक फंक्शन की बात करूं या बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं, तो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम यानी वो पार्ट जिसमें मेनली हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आती है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आता है, मैं एक बार आपको ये समझा दूं। पहले नर्वस सिस्टम में आपको मेनली डिस्कस करना है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ओके, ये चीज आपको नर्वस सिस्टम में समझनी है कि कैसे ये बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करता है, कैसे ये बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करता है। एंडोक्राइन सिस्टम ये अलग है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम जिस कंपोनेंट पे वर्क करता है उसे हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड वर्क करता है हार्मोन्स पे, एंड ये हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो बॉडी में तभी प्रोड्यूस्ड होंगे जब इनकी रिक्वायरमेंट होगी। अब ये हार्मोन्स भी डायरेक्टली पोर्ड होंगे इनटू ब्लड स्ट्रीम। पहले अब इन दोनों सिस्टम का बेसिक समझ लेते हैं। अगेन, नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हुआ? बॉडी में हर एक प्रोसेस को रेगुलेट करना, चाहे वो आपका रेस्पिरेशन हो, चाहे आपका एक्सक्रीशन हो, चाहे इनफैक्ट रिप्रोडक्शन ही क्यों ना हो, सबको रेगुलेट नर्वस सिस्टम करेगा। यानी प्रॉपर फंक्शनिंग। और ये प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे होती है इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स पे बेस्ड है जो जनरेट करेगा न्यूरॉन। मगर पहले समझने वाली बात क्या है, ये पूरा का सिस्टम, पूरा सिस्टम काम करता है सिर्फ एक चीज पे, वो है कोऑर्डिनेशन एंड कनेक्शन। अब खुद समझिए, ये है आपका बॉडी का बॉस, आपकी बॉडी का मास्टर, आपकी बॉडी का कैप्टन, और ये पूरे बॉडी को रेगुलेट कर रहा है, यहां रेगुलेट कर रहा है, यहां रेगुलेट कर रहा है, पूरी बॉडी को रेगुलेट कर रहा है। इसका मतलब इसको अपने लिए सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक कैप्टन टीम में मेजर रोल प्ले करता है इन द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, इन द अरेंजमेंट ऑफ द प्लेयर्स ऑन द फील्ड, तो कैप्टन क्या हुआ? टीम का मेन कोऑर्डिनेटर हुआ, मेन रेगुलेटर हुआ। पूरी टीम को वो गाइड करता है, गाइडलाइंस देता है, या एक सिस्टम के अकॉर्डिंग वो उनको अरेंज करता है, चाहे वो फील्डिंग के लिए हो, मैं क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं, चाहे वो फील्डिंग के लिए हो, चाहे वो बैटिंग ऑर्डर हो, या जो भी सर्कमस्टेंसेस है, किसे बॉलिंग देनी है, किसे बैटिंग में ऊपर लाना है, ये सब कुछ एक कैप्टन ही रेगुलेट करता है, क्रिकेट टीम में हो या कोई भी टीम हो। ओके, नर्वस सिस्टम भी बॉडी के कैप्टन की तरह काम करता है। यानी बॉडी कोई भी फंक्शन करेगी तो नर्वस सिस्टम से परमिशन लेगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, बॉडी कोई भी फंक्शन करेगी तो नर्वस सिस्टम से परमिशन लेगी। फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी में सेल को अगर मिनरल्स चाहिए तो मिनरल्स कहां से आएंगे? वो मिनरल्स आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके
ब्लड स्ट्रीम में आएंगे। ये नर्वस सिस्टम ही है जो इंटरनली एक एक सिग्नल, एक एक मैसेज को बहुत इजीली कंडक्ट करता है। यह बताता है कि किस सेल को कितना मिनरल देना है और एक्सेस मिनरल ना हो जाए उसे भी रेगुलेट करना है। तो ये सब कुछ किसके ऊपर बेस्ड होगा? ये बेस्ड होगा एक नेटवर्क, एक पूरा जाल बना हुआ है नर्व का, नेटवर्क ऑफ नर्व का, जो बॉडी को, पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है एंड रेगुलेट करता है। ये पूरा सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम, उस नर्व के साथ इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे बेस्ड है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे बेस्ड है, जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, पूरी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, आपकी बॉडी में जितने एटीपी प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, 30% एटीपी इसी चीज को मेंटेन करने में खर्च हो जाती है। यानी 30% एटीपी सिर्फ कंट्रोल करने में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंट्रोल करने में खर्च हो जाती है। 30% एटीपी। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो ये वाला जो सिस्टम है, इसमें मैं ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं, चाहे मसल एक्टिविटी इंक्रीज करना हो, चाहे रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करना हो। क्लियर? अब इस सिस्टम के अगर मैं ओरिजिन की बात करूं, इस चीज को बहुत ध्यान से आपको समझना है। नर्वस सिस्टम के ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, तो ओरिजिन का मतलब आपको समझना होगा, आप बायोडायवर्सिटी पढ़ चुके हो, किंगडम एनिमेलिया आप पढ़ चुके हो, और किंगडम एनिमेलिया में आपको बहुत अच्छे से याद होंगे वो फाइलम से आपको जो आप पढ़ चुके हैं, जो आपने समझी है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ब्रेन का ओरिजिन कहां से हुआ। अगर मैं ओरिजिन ऑफ ब्रेन की बात कर रहा हूं, ओरिजिन ऑफ ब्रेन की बात कर रहा हूं, तो ब्रेन का ओरिजिन कहां से हुआ ये हमें समझना है। आपको याद होगा, आपने पॉलीफेरेंस के बारे में पढ़ा है। पॉलीफेरेंस में सबसे पहला जो आप सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हो वो पॉलीफेरेंस में है, मगर पॉलीफेरेंस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। इसका मतलब क्या था कि सेल्स जो थे, सेल्स क्लोज आना तो स्टार्ट हो गए थे, बट ये आपस में बात नहीं करते थे, आपस में कोऑर्डिनेशन इनका नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सराउंडिंग्स की बात कर रहा हूं, आपकी कॉलोनी की बात कर रहा हूं, आप देखोगे जितने भी कॉलोनीज है या फ्लैट्स है, जहां पे अपार्टमेंट्स है, जहां पे, वहां पे ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। तो ये कंडीशन तब थी जब पॉलीफेरा था, सेलुलर लेवल तो हो गया था बट कोऑर्डिनेशन नहीं था। पर जैसे जैसे और डेवलपमेंट हुआ, सिलिंड्रेटा में क्या हुआ, सिलिंड्रेटा में जब आप सिलिंड्रेटा की बात करते हो, सिलिंड्रोम की बात करते हो, आप हाइड्रा की आप बात करते हो, तो हाइड्रा में आपने क्या देखा था? हाइड्रा में क्या था कि सेल क्लोज तो आए थे और ये सेल आपस में बात करते थे, मतलब इनका एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन था, इनका एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन था। तो नीट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि ब्रेन का, हालांकि हाइड्रा में भी या सिलिंड्रेटा में भी ब्रेन वेल सेपरेटेड नहीं था, वेल डिफरेंशिएटेड नहीं था, बट कोऑर्डिनेशन सिस्टम हाइड्रा से ही स्टार्ट हुआ है। ये आपको समझना है बहुत अच्छे से, क्योंकि पॉलीफेरा में भी सेल्स क्लोज तो आए थे बट कोऑर्डिनेशन नहीं था, बट हाइड्रा में, सिलिंड्रेटा में सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हुआ। और कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होने का मतलब एक जो पार्ट हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, बॉडी का कोऑर्डिनेशन, वो हम इसमें देख रहे थे। फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ, आगे और फाइलम्स आए, फिर वेल डिफरेंशिएटेड आपको ब्रेन भी दिया। अब इंपॉर्टेंट क्या था? ओरिजिन ऑफ ब्रेन, तो खैर इतना ही आपको याद रखना है क्योंकि नीट में ये पूछ लिया जाए। तो हम लोग नर्वस सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में जो डिफरेंस है वो तो देख चुके हैं।
अब नर्वस सिस्टम को हम लोग समझेंगे बहुत इजीली कि आखिर नर्वस सिस्टम में जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे बॉडी के फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं, कैसे वो बॉस की तरह एक्ट करता है। तो नर्वस सिस्टम जो था, ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है, इसको ध्यान से आपको समझना है। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, द फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम और CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड जो सेकंड वाला है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं या 2 इंपॉर्टेंट डिवीजन्स हैं। जो फर्स्ट डिवीजन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ओके, और जो सेकंड डिवीजन है इसका वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी 2 डिवीजन्स हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, sympathetic and parasympathetic nerves, and parasympathetic nerves. And apart from these two, पहले क्लासिफिकेशन आप लोग समझ लें, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एक एक कंपोनेंट्स को बहुत डिटेल में। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंड सिंपैथेटिक नर्व, ये पार्ट हुआ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में तो हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जो पूरा सिस्टम है, बॉडी का जो पूरा मास्टर है वो ये ब्रेन है, एंड इसको भी रेगुलेट, यानी इसका सबसे बड़ा जो सपोर्टिव प्लेयर है, या मैं सीधी सी अगर बात करूं, अगर ये कैप्टन ऑफ द बॉडी है तो ये वाइस कैप्टन ऑफ द बॉडी है। आपने शायद क्लास 10th में भी चीज पढ़ी होगी, रिफ्लेक्स एक्शन। बात बहुत ध्यान समझनी है आपको। तो ब्रेन का मेजर फंक्शन क्या है? बॉडी के फंक्शनिंग को रेगुलेट करना बाय सेंडिंग इंपल्स। ओके, पूरी बॉडी चाहे एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड भी आपकी बॉडी में ऑलमोस्ट सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, क्योंकि क्लास 10th में आप रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ के आए हो। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है? इन केस ऑफ इमरजेंसी, सपोज किसी से बात करते हुए किचन में आपका हाथ किसी गर्म यूटेंसिल पे लगता है, आप सडनली अपना हाथ हटा लेते हो, या सडनली कोई बाइक राइड करते हुए या स्कूटी राइड करते हुए आपके आइस की तरफ कोई पेबल्स आ रहा है, कोई छोटा सा स्टोन लाइक पार्टिकल है या डस्ट पार्टिकल है, आपकी आइस तुरंत ब्लिंक हो जाती है। या नाइट में बिल्कुल अंधेरी रात हो, आप हाईवे पे हो और सामने से कोई कार की लाइट आपकी आंखों पे आती है तो आपकी पिपल्स श्रिंक हो जाते हैं। ये सारे एक्शन जो बिल्कुल रैपिडली रिस्पॉन्ड होते हैं, यानी यहां पे इतना टाइम नहीं होता कि हम ब्रेन तक इंफॉर्मेशन सेंड करें एंड ब्रेन एक्शन प्लान करके दे। उस एक्शन को, रैपिड रिस्पॉन्स को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, और वो पूरा एक्शन स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आफ्टर ब्रेन। सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको इस सेशन में दे रहा हूं, क्योंकि ये पूरा सेशन हमारा इंट्रोडक्शन पे ही बेस्ड है। सोमैटिक, सोमा मतलब बॉडी, ये जो सोमा का पार्ट है यहां पे, तो ये सोमा मींस बॉडी। इसका मतलब क्या है कि जो पूरा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में स्प्रेडेड है इन द फॉर्म ऑफ नर्व, जो पूरी बॉडी में स्प्रेड है, यानी स्किन पे कोई हलचल होगी, सपोज कोई आपको यहां टच कर रहा है और आपको मालूम भी चल रहा है कि यहां पे टच हुआ है, या यहां मॉस्किटो ने बाइट किया है, और यहां से फिर ये इंपल्स सेंड करेगा आपके ब्रेन तक, ब्रेन आपका एक्शन प्लान करके देगा आपको। यानी
एक चीज आपको इसमें समझनी क्या है कि यहां पे जो सेंसेशन थी, जो स्टिमुलाई आपने रिसीव किया, वो आपको पता है। तो जो मैसेज स्किन के थ्रू, मसल्स के थ्रू आपकी नॉलेज में है और ब्रेन तक जा रहे हैं, यानी सोमा मतलब बॉडी पार्ट, बस इस चीज पे आपको फोकस करना है कि जो मैसेज आपके स्किन के थ्रू, आपके मसल्स के थ्रू, आपके ब्रेन तक, आपकी नॉलेज में है, जो मैसेज जा रहे हैं, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट जो है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बॉडी में कोई भी इमरजेंसी हो, इमरजेंसी मतलब कोई भी परेशानी हो या कोई भी ऐसी कंडीशन जो बिल्कुल आपके नॉलेज में नहीं है, यहां तो आपके नॉलेज में था, ये आपके नॉलेज में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनली आपकी बॉडी में सेल टू सेल मेटाबॉलिज्म है, नंबर ऑफ एंजाइम रिलीज, नंबर ऑफ हार्मोन रिलीज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे बॉडी का रेस्पिरेशन रेट रेगुलेट करना हो, चाहे पल्स रेट रेगुलेट करना हो, चाहे सिक्रीशन ऑफ ग्लाइकोजन हो, जिसको रिलीज ऑफ ग्लाइकोजन बोलते हैं बाय ग्लाइकोजेनोलाइसिस, या एक्सिस ग्लूकोज का रेगुलेशन हो, बॉडी में सेल की रिपेयरिंग हो या सेल का डिवीजन हो, सब कुछ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है। यानी इंटरनली कोई भी टेंशन अगर डेवलप होगी, उसको रेगुलेट तो यही करेगा। मगर इसके जो दो पार्ट हैं, इसके बारे में आपको समझना है। एक पार्ट तो वो है जो टेंशन को रेगुलेट करता है, जिन टेंशन की मैं बात कर रहा था। दूसरा वो है जो आपकी बॉडी में फीलिंग ऑफ काल्मनेस, रिलैक्सेशन डेवलप करता है। यानी ये बॉडी का वो पार्ट है जो आपको मैं बहुत शॉर्ट में कहूं तो टेंशन फ्री रखता है, रिलैक्सेशन डेवलप करता है, आपकी बॉडी में बिल्कुल फीलिंग ऑफ काल्मनेस डेवलप करता है ये सिस्टम। तो इस सिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल में बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो अब मैं दोबारा उस चीज पे आ रहा हूं कि नर्वस सिस्टम का जो पूरा नेटवर्क है, पहले हम लोग नर्वस सिस्टम समझेंगे, फिर हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम भी समझेंगे। उसके लिए भी हालांकि डिफरेंट चैप्टर है, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ओके, तो अब समझ गए होंगे ये पूरा सिस्टम कितना स्मार्टली एक्ट करता है। कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, आपकी रनिंग है, आपका रेस्पिरेशन रेट है, मैं बार बार रेस्पिरेशन रेट पे बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो एक्साइटमेंट हो, चाहे वो फियर हो, चाहे इमरजेंसी में आपकी रनिंग हो, उस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके रेट ऑफ रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना। यानी आप अपने आप को डिफेंस कर सकते हो, बट कभी आप सोचिए एक पैरालाइज्ड पर्सन है। अब यहां आपको डिफरेंस बहुत इजीली और समझ में आएगा कि एक पैरालाइज्ड पर्सन है, पैरालाइज्ड पर्सन का मतलब उसका कोऑर्डिनेशन अब नर्वस सिस्टम के साथ नहीं है, तो उसकी बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है वो उस एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं कर सकता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि विदाउट ब्रेन, विदाउट नर्वस सिस्टम, विदाउट दीज टाइप ऑफ नेटवर्क, बॉडी इज सिंपली पैरालाइज्ड। और एक पैरालाइज्ड पर्सन की कंडीशन डेथ से भी बदतर हो जाती है, क्योंकि बॉडी में यानी पूरी बॉडी का ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होता। जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई भी फंक्शनिंग एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली ऑल्सो वो भी रेगुलेट नहीं होती है। और अगर पैरालिसिस की भी बात ना करूं, स्टिल अगर आपके ब्रेन से किसी भी बॉडी कंपोनेंट का कोऑर्डिनेशन ब्रेक हुआ तब क्या होता है? तब डिजीज आना स्टार्ट होती है। या आप कंप्लीट कोऑर्डिनेशन की मैं बात करूं, अगर कोऑर्डिनेशन ब्रेक होगा तो इन केस ऑफ इमरजेंसी एड्रेनलिन रिलीज हो जाता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो जाता है बाय द मेल पार्टनर, फॉर द फर्टिलाइजेशन नंबर ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड बाय फीमेल ऑन अ प्रॉपर टाइम। ये सारी चीजें भी नहीं हो पाएंगी। तो ये दोनों सिस्टम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस सिस्टम के रेगुलेशन के लिए भी आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है। इस चैप्टर में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज समझनी है।
तो अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पहले वाले पार्ट की तरफ, यानी ब्रेन का वो पोर्शन। मैं ब्रेन के पोर्शन की बात नहीं कर सकता इस बारे में, मैं पहले बात करूंगा मेनिंजेस। ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन का आउटर बोनी कवरिंग है, मैं एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूं कि आपकी ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन का आउटर कवरिंग है, ये जो पूरी कवरिंग है, ये पूरा जो कवरिंग बोनी कवरिंग है, इसे हम क्रेनियम बोलते हैं। ओके, ये क्रेनियम है। अब समझने वाली बात क्या है कि क्रेनियम के जस्ट बिलो, क्रेनियम के यानी इस वॉल्ट के जस्ट बिलो जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सबसे पहला स्ट्रक्चर, जब आप क्रेनियम को रिमूव करोगे तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है उसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस। तो मेनिंजेस को अगर मैं डिफाइन करूं तो बहुत सिंपली एक एनसीईआरटी की लाइन है कि इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग, कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये पूरी कनेक्टिव टिश्यू जो कवरिंग है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की, मेनिंजेस। तो इस मेनिंजेस के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इस चीज को मैं समझाऊंगा आपको एक बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर के साथ। बहुत अच्छे से समझना है आपको मेनिंजेस, क्योंकि मेनिंजेस अगर आपने समझा तभी आपको ब्रेन समझ में आएगा। तो मेनिंजेस को समझने के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, मैं बहुत छोटा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, आप समझिएगा बहुत ध्यान से कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन, ओके, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ये आपका क्रेनियम है। क्रेनियम मींस ब्रेन बॉक्स, यानी ये बोनी कवरिंग है आपके स्कल की। एंड क्रेनियम के जस्ट बिलो मेनिंजेस प्रेजेंट होता है एज ए कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग, या सॉफ्ट सॉजी एक ऑर्गन होता है ये भी। तो मेनिंजेस के जो कवरिंग्स की मैं बात कर रहा था, मेनिंजेस की मैं बात कर रहा था कि मेनिंजेस के जो कंपोनेंट्स हैं वो जो क्रेनियम से नीचे की तरफ यानी ब्रेन तक जो पोर्शन प्रेजेंट है उसको हम लोग वन बाय वन समझेंगे। तो जस्ट बिलो द क्रेनियम जो सबसे पहला पोर्शन क्रेनियम मेनिंजेस का दिखता है उसे हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ओके, तो ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हो, दिस पोर्शन इज नोन एज ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर को क्रेनियम का, मेनिंजेस का सॉरी, आउटर मोस्ट कवरिंग बोला जाता है। तो ये हो गया आपका ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर, ओके। तो ड्यूरा मैटर यानी मेनिंजेस का सबसे पहला पार्ट ड्यूरा मैटर। और ड्यूरा मैटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आउटर मोस्ट है, तो ये अंडरस्टूड होगा ये टफ कवरिंग है, क्योंकि ये जस्ट आफ्टर द क्रेनियम है, जस्ट आफ्टर द वॉल्ट है। तो ड्यूरा मैटर इज अ टफ फाइब्रस कवरिंग, और ये टफ की वजह से ही इसका नाम ड्यूरा पड़ा। ड्यूरा का मतलब क्या होता है, ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग, और which is very supportive in nature, which gives anchorage। तो ये टफ एंड आउटरमोस्ट कवरिंग है, ओके। और ड्यूरा मैटर के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये जो इंटरनल पोर्शन है पूरा, ये जो आप देख रहे हैं सेलुलर लेयर, ये पूरा लेयर जो है ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर है। तो इंटरनली इट इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ओके। तो इंटरनली इट इज लाइंड बाय, इंटरनली it is lined by simple squamous epithelium, simple squamous epithelium, okay। तो tough and outermost covering
internally it is lined by simple squamous epithelium and dura mater के just बाद जो कवरिंग है इसे बोलते हैं एरेक्नॉइड। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये सेकंड कवरिंग है मेनिंजेस की और इसे एरेक्नॉइड बोलते हैं। ओके, तो ये जो पोर्शन है ये एरेक्नॉइड है। तो एरेक्नॉइड्स में भी एक चीज आपको समझनी है, ये मिडिल लेयर है और मिडिल लेयर होने की वजह से भी ये इंटरनली सेम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड है। इंटरनली ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड है। ओके, तो एरेक्नॉइड्स का भी जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। एरेक्नॉइड्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि मिडिल लेयर है, डेलिकेट लेयर है एंड ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस है इसे बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस और यहाँ पे एक फ्लूइड फील्ड होता है व्हिच इज सिमिलर टू सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, बट ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं है। ओके, तो ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन जो है इसको हम सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं, सबड्यूरल स्पेस। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है सबड्यूरल स्पेस के बारे में। तो ड्यूरा मैटर एंड द मिडिल वन इज एरेक्नॉइड एंड इन बिटवीन दीज टू ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये सबड्यूरल स्पेस है। तो ड्यूरा मैटर के बाद द सेकंड कवरिंग इज एरेक्नॉइड। तो एरेक्नॉइड इज द मिडिल डेलिकेट लेयर, middle delicate layer and it is also lined by simple squamous epithelium, simple squamous epithelium। okay, and one more important thing कि in between the dura mater and arachnoid there is a space which is known as subdural space। तो in between the dura mater and arachnoid, ठीक है, ये दो जो कवरिंग आप देख रहे थे, there is a space, the space is known as subdural space। okay, it is known as subdural space and that space is filled by a fluid which is similar to CSF। it is similar to CSF and it's a fluid portion। तो फंक्शन भी अंडरस्टूड है कि ये पोर्शन आपका फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा क्योंकि क्रेनियम के बाद ड्यूरा मैटर के बाद ये जो पोर्शन फ्लूइड फिल्ड है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा। एरेक्नॉइड के बाद जो इनर मोस्ट कवरिंग है आपकी वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये पोर्शन रब कर दे रहा हूं। ओके, तो अब जो इनर मोस्ट कवरिंग है, ये जो इनर मोस्ट कवरिंग है, इस इनर मोस्ट कवरिंग को बोलते हैं पाया मैटर। तो दिस वन इज पाया मैटर और इसमें भी एक चीज आपको याद रखनी है, इंटरनली इट इज आल्सो लाइंड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो यहां पे भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल की कवरिंग है। तो ड्यूरा मैटर हो या एरेक्नॉइड हो या पाया मैटर हो, इन तीनों में एक चीज तो कॉमन है कि these are internally lined by simple squamous epithelium। तो parameter is the innermost layer, it is innermost layer and सबसे इंपॉर्टेंट क्या है parameter के बारे में, ये highly vascularized है and most closest जो covering of the brain है वो parameter है। तो ये highly vascularized and more
क्लोजेस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पायामेटल और ये जो आपका एरेक्नॉइड है, इसके बीच में भी एक स्पेस बना हुआ है ना, और वहां पे भी एक फ्लूइड फील्ड होगा, यानी इस पोर्शन पे। ओके, तो ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। ओके, सब एरेक्नॉइड स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस, and it is filled with CSF, यानी यहां पे CSF होगा, यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा। अब मेनिंजेस के बाद, यानी जो पूरा पोर्शन आप देख रहे थे, कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग जस्ट बिलो द क्रेनियम, इसके बाद जो पोर्शन आप देखोगे वो है ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। तो एक बार फिर से इसको मैं लेबलिंग कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। Just below cranium, this is the first covering, dura mater, ये subdural space, okay, then जो second covering है, ये first covering, and second covering is arachnoid, एंड इसके बाद जो स्पेस है ये सब एरेक्नॉइड स्पेस, ओके। एंड द लास्ट वन इज द थर्ड कवरिंग, द इनरमोस्ट कवरिंग इज पायामेटल। अब इस मेनिंजेस के बाद जो पोर्शन आपको दिखता है, तो बहुत ध्यान से समझना है आपको। मेनिंजेस के बाद जो पोर्शन आपको दिखेगा, ये वो पोर्शन है जो सिग्नल को रिसीव करने का काम करती है। मैं ग्रे मैटर की बात कर रहा हूं, ओके। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये ग्रे, एंड इसके जस्ट नीचे ये व्हाइट मैटर है। तो इस तरह से पूरा एनाटॉमी प्रेजेंट है ब्रेन में। तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को बोलते हैं फोर्थ पार्ट ग्रे मैटर, ओके। एंड इसके जस्ट बिलो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पोर्शन को व्हाइट मैटर बोलते हैं, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। तो ये है कंप्लीट एनाटॉमी। अब सबसे पहले हम लोग मेनिंजेस को डिस्कस कर चुके हैं, अब ग्रे एंड व्हाइट मैटर को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ग्रे एंड व्हाइट मैटर में डिफरेंस क्या है, ये आपको मैं अब बहुत इजीली समझाता हूं, ठीक है। ग्रे मैटर में क्या करना है आपको, ग्रे मैटर क्लास 9th में, 10th में, इनफैक्ट क्लास 11th में भी आपने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा होगा। न्यूरॉन यानी वो स्ट्रक्चर, वो स्पेशलाइज्ड सेल जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंपल्स को जनरेट करे एंड पूरी बॉडी में इंपल्स को सेंड करे एंड सिग्नल्स को भी वो रिसीव करे। बात समझ में आ रही होगी आपको। अगर मैं उसके स्ट्रक्चर की बात करूं, मैं बहुत स्मॉल एक स्ट्रक्चर लेके चलूंगा सिर्फ आपको समझाने के लिए, ग्रे एंड व्हाइट मैटर कवरिंग। तो ये जो पोर्शन अब एक बहुत रफ डायग्राम मैंने लिया है समझने के लिए, समझाने के लिए भी। तो इस चीज को आपको देख के समझना क्या है, ग्रे मैटर वो पोर्शन है जो सेल बॉडी, ये पूरा जो पोर्शन है इसको साइटोन बोलते हैं या सेल बॉडी बोलते हैं, ओके, न्यूक्लियस एंड सेल बॉडी। ये जो प्रोजेक्शंस आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज डेंड्रॉन। एंड ये जो पोर्शन आप फाइनेस्ट ब्रांचेस देख रहे हो, ये है
डेंड्राइटिस, डेंड्राइटिस। ओके, तो ये पोर्शन इस पोर्शन से क्यों अलग है? क्योंकि ये एक्सॉन है और एक्सॉन के ऊपर आपको पता है एक व्हाइट इंसुलेटिंग शीट होती है। ओके, दैट शीट इज नोन एज माइलिन शीट। ये माइलिन शीट है, माइलिन शीट। तो ग्रे मैटर का मतलब क्या हुआ? माइलिन शीट का मतलब क्या था, पहले मैं आपको बता दूं। माइलिन शीट एक फैटी टिश्यू कवरिंग होती है, इसको व्हाइट इंसुलेटिंग शीट बोलते हैं। तो जहां पे माइलिन शीट एब्सेंट है, मतलब इसके अबव वाला जो पोर्शन है इट लुक्स ग्रे इन कलर, इट सिंपली मींस कि दिस पोर्शन ऑफ न्यूरॉन which assembles to form a network area is known as gray matter. तो ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट ग्रे मैटर में आएंगे ये आपको समझना है बहुत इजीली। साइटोन, डेंड्रॉन, साइटोन, डेंड्रॉन एंड डेंड्राइटिस। ये डेंड्रॉन की फाइनेस्ट ब्रांच है, डेंड्राइटिस। ओके, तो साइटोन, डेंड्रॉन एंड डेंड्राइटिस। फंक्शन क्या है ग्रे मैटर का? ग्रे मैटर बॉडी से सिग्नल्स रिसीव करता है। ये जो डेंड्रॉन एंड डेंड्राइटिस है, जो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ये इतनी सारी ब्रांचेस इसीलिए हैं ताकि ये मोर एंड मोर सिग्नल्स को रिसीव कर सके। तो ये पोर्शन आपका ग्रे मैटर, यानी यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि characterized by absence of myelin sheath, absence of myelin sheath। ओके, और इसके जस्ट बाद जो पोर्शन है वो है व्हाइट मैटर। तो सेकंड पोर्शन, सेकंड कवरिंग व्हाइट मैटर। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर? क्योंकि इसमें मेनली एक्सॉन का पोर्शन है, एंड एक्सॉन इज कवर्ड बाय, एक्सॉन किससे कवर्ड है? बाय माइलिन शीट। तो इसमें एक चीज आपको बस याद रखना है, इट इज मेनली characterized by presence of myelin sheath, okay, myelin sheath, which is also known as white insulating sheath, okay, and white matter में जो portion involved है वो है एक्सॉन। ठीक, अब ग्रे मैटर की बात करूं तो एक और इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है। ये ब्रेन में तो आउटर कवरिंग है, बट स्पाइनल कॉर्ड में ये इनर कवरिंग है। So it is outer covering in brain, outer covering in brain and inner covering of spinal cord. एंड व्हाइट मैटर में क्या होगा? व्हाइट मैटर जो है इनर कवरिंग ऑफ ब्रेन है एंड आउटर कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इनर कवरिंग ऑफ ब्रेन, inner covering of brain and outer covering of spinal cord. Okay? तो ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर में भी आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। ग्रे मैटर जहां पे साइटोन, डेंड्रॉन एंड डेंड्राइटिस हो, व्हाइट मैटर वो पोर्शन जहां पे एक्सॉन प्रेजेंट हो। बहुत सिंपल सा डिफरेंस क्या है कि एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट है, तो जहां व्हाइट इंसुलेटिंग शीट होगा वो पोर्शन व्हाइट इन कलर होगा, जहां माइलिन शीट एब्सेंट है वो पोर्शन ग्रे मैटर कहलाएगा। ओके, अब एक लाइन जो आपको हमेशा याद रखना है कि ब्रेन में आउटर कवरिंग इज ग्रे मैटर, बट स्पाइनल कॉर्ड में आउटर कवरिंग इज व्हाइट मैटर। अब ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर का मैं ट्रांसफर सेक्शन आपको शो करूं, क्योंकि वो भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए ग्रे एंड व्हाइट मैटर। तो ग्रे एंड व्हाइट मैटर का जो ट्रांसफर सेक्शन है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसमें। ओके, तो एक सिंपल स्ट्रक्चर में लेके चल रहा हूं। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो आउटर की तरफ,
ओके, इसको हम बोलते हैं, ये जो पोर्शन है पूरा, ठीक है, ये है व्हाइट मैटर, और ये जो पोर्शन है जो डार्क इन कलर है, मैं ब्लैक मार्कर को ही यूज करके समझा रहा हूं, बटरफ्लाई शेप। ओके, ये पोर्शन जो है ये ग्रे मैटर है। ओके, अब यहां पे इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलते हैं यहां पे। ये है डोर्सल हॉर्न सेल, डोर्सल हॉर्न सेल, ये लेटरल हॉर्न सेल, लेटरल हॉर्न सेल, एंड ये वेंट्रल हॉर्न सेल। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है डोर्सल हॉर्न सेल, लेटरल वेंट्रल हॉर्न सेल की? आपसे नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डोर्सल हॉर्न सेल ये वो पोर्शन है हमारे बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के एज पे, बिल्कुल टिप पे, जहां से स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होता है, वहां ये प्रेजेंट होता है, यानी मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड का जंक्शन में कह सकता हूं इसे। एंड फंक्शन क्या है डोर्सल हॉर्न सेल का? डोर्सल हॉर्न सेल, आपको मैं बता दूं, पोलियोमाइलाइटिस जो वायरस पोलियो कॉज करता है, वो इसी को अपना होस्ट बनाता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी के मसल्स को रेगुलेट करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डोर्सल हॉर्न सेल्स रेगुलेट्स द मस्कुलर मूवमेंट, रेगुलेट्स मसल्स, ओके, एंड पोलियोमाइलाइटिस इसको ही अपना होस्ट बनाता है। इससे होता क्या है, बॉडी का मसल से कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो जाता है और पर्सन जो है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। पोलियोमाइलाइटिस में भी आपने देखा होगा, पर्सन पैरालाइज्ड हो जाता है क्योंकि मसल्स कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो जाता है। और वो कोऑर्डिनेशन क्यों ब्रेक हो गया? क्योंकि इस सेल पे पोलियोमाइलाइटिस अपना होस्ट बनाता है। अब नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंस क्या है? अभी पहले हम लोग नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे, एंडोक्राइन के लिए सेपरेट चैप्टर है, उसको मैं बाद में एक वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। नर्वस सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस सिस्टम में जो पूरा फंक्शन, पूरा स्ट्रक्चर, या जिसको मैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बोलूं, वो आप लोग भी जानते हैं, 9th में भी आपने पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, वो है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम माना जाता है। ये स्पेशलाइज्ड सेल है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये इंपल्स जनरेट भी करता है एंड इंपल्स को रिसीव भी करता है। न्यूरॉन के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट सेल है नर्वस सिस्टम के, मैं कंपोजिशन की बात कर रहा हूं, आपको सारे सेल्स को बहुत अच्छे से समझना है। तो फर्स्ट तो न्यूरॉन हो गया, सेकंड जो है वो है न्यूरोग्लिया सेल्स। न्यूरोग्लिया सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले मैं इस चीज को यहीं पे आपको समझा दूं। इसकी क्वांटिटी न्यूरॉन से 10 टाइम्स ज्यादा होती है, 10 टाइम्स ग्रेटर देन न्यूरॉन, 10 टाइम्स ग्रेटर देन न्यूरॉन। एंड क्यों इसकी क्वांटिटी 10 टाइम्स न्यूरॉन से ज्यादा है? क्योंकि न्यूरॉन का काम है पूरे नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर एंड उसकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करना, बट न्यूरोग्लिया न्यूरॉन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन और नरिशमेंट टू न्यूरॉन, प्रोवाइड नरिशमेंट टू न्यूरॉन। तो न्यूरोग्लिया cells are very important. The third one is ependymal cells. The third cell is ependymal cells. Ependymal cells. Ependymal cells. Developing brain में it is one of the most important cell of nervous system. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेवलपिंग ब्रेन में। पर जैसे जैसे हमारा ब्रेन डेवलप हो जाता है, मैं एडल्ट ब्रेन की बात कर रहा हूं, तब भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। वो है सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इट्स मेनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ
secretion and transportation of electrolytes. तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट सेल है नर्वस सिस्टम का. एंड द फोर्थ सेल भी क्यों इंपॉर्टेंट है? The fourth one is neurosecretory cells. तो ये न्यूरोसिक्रेशंस का मतलब क्या है? न्यूरोसिक्रेशंस का मतलब क्या है? स्टोरेज करना, सिंथेसिस करना या ट्रांसपोर्ट करना हॉर्मोन्स का, क्योंकि ये सिक्रेशंस पे बेस्ड है. तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का जो मेजर फंक्शन है वो है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स. Storage and transportation of hormones. तो एटलीस्ट नर्वस सिस्टम के कंपोजिशन में आपको न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया, एपेंडाइमल एंड न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स मतलब ये 4 सेल्स तो आपको विद फंक्शन याद रखना है. न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये तो ऑलरेडी आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ओके, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. अब इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन को हम कंटिन्यू करते हैं. न्यूरॉन्स के बारे में भी आप एक चीज जानते हैं कि न्यूरॉन्स बॉडी में 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स में डिवाइडेड है. ओके, अगर न्यूरॉन्स के टाइप की बात करें तो न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स. वो टाइप्स क्या है न्यूरॉन्स में? द फर्स्ट वन इज यूनिपोलर न्यूरॉन. यूनिपोलर न्यूरॉन का अगर मैं बहुत सिंपल सा डिस्क्रिप्शन दूं तो कोई प्रोजेक्शन नहीं निकलेगी, ना डेंड्रॉन होगा ना एक्सॉन होगा. तो ये जो यूनिपोलर न्यूरॉन है ये आपको ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखती है. तो इट इज फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज. बट जो सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड सेल है न्यूरॉन में, वो है बाइपोलर न्यूरॉन. एंड बाइपोलर न्यूरॉन के बारे में तो इस चैप्टर में भी हम लोग को पढ़ना है. हमारी आईज में यानी रेटिना में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्यूरिंग द विजन, ड्यूरिंग इसको फोटो रिसेप्टर अभी हम लोग पढ़ेंगे. आई के स्ट्रक्चर में रॉड सेल्स, कॉन सेल्स, तो उस स्ट्रक्चर में बाइपोलर न्यूरॉन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो बाइपोलर न्यूरॉन में एक्चुअली होता क्या है कि 2 प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं इस तरह से. ओके, एक इसमें डेंड्रॉन प्रेजेंट होगा एंड एक एक्सॉन प्रेजेंट होगा. तो इट इज डेंड्रॉन एंड एक्सॉन एंड इट इज फाउंड इन retina of the eye. It is found in retina of eye. Okay, and the third one is multipolar neuron. तो मल्टीपोलर का बहुत सिंपल आप स्ट्रक्चर जानते हैं. नंबर ऑफ डेंड्रॉन, नंबर ऑफ डेंड्राइटिस, देन सेल बॉडी एंड एक्सॉन. तो इट इज फाउंड इन द एंटायर पार्ट ऑफ द बॉडी. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दिया जाए, पूरी बॉडी में जो नेटवर्क है, ब्रेन में भी हालांकि एक पार्ट है, मगर जो पूरा नेटवर्क ऑफ नर्व है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स. तो इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, except the retina part. Okay, multipolar neuron. These are the 3 types of neuron. न्यूरोग्लिया के भी आप फर्दर डिवीजन समझ लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ओके, द फर्स्ट पार्ट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट. ओलिगोडेंड्रोसाइट का फंक्शन क्या है? ये एक्सॉन को इंसुलेशन देता है. आपको याद रखना है, इट प्रोवाइड इंसुलेशन टू एक्सॉन. The second one is, second type of जो न्यूरोग्लिया सेल है
ये है एस्ट्रोसाइट, एंड एस्ट्रोसाइट्स जो है ये स्टार शेप्ड सेल है, ओके, स्टार शेप्ड सेल्स, एंड इसका भी फंक्शन बहुत इजी है, ये भी कंडक्शन को रेगुलेट करता है। लेकिन न्यूरोग्लिया का ओवरऑल फंक्शन क्या है? न्यूरॉन को नरिशमेंट देना, तो इसका फंक्शन भी उसके डेंड्रोन से इंपल्स को स्मूथली कंडक्ट कराना है। एंड द थर्ड वन इज माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया के बारे में भी एक चीज आपको समझनी है, ओके, कि माइक्रोग्लिया ओवरऑल जो न्यूरॉन है हमारी बॉडी में, पेरिफेरल सिस्टम में, उसमें सॉरी नर्वस सिस्टम में जो एंटायर सेल्स में माइक्रोग्लिया का जो कंपोजिशन है वो अराउंड 10 to 15% है। 10 to 15% मेनली फ्रॉम द स्किन पार्ट, स्किन सरफेस, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, मैं फंक्शंस डिस्कस कर चुका हूं। न्यूरोग्लिया, ओके, न्यूरोग्लिया में भी आपको याद रखना है ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, ओके, ये दिस इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एंड माइक्रोग्लिया, ये थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूं यहां पे, इट इज माइक्रोग्लिया। अब नेक्स्ट सेशन में इन सेल्स के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।